नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं शेखर जोशी की एक प्रसिद्ध कहानी हलवाहा के विषय में। यह कहानी पूर्णतः कुमाऊं अंचल से जुड़ी हुई है और यह कहानी हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के 4th सेम हिंदी के सिलेबस में भी लगी हुई है। बहुत ही प्यारी कहानी है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये आपके साथ साझा की जाए। हलवाहा जो कहानी है यह एक आंचलिक कहानी कही जा सकती है। इसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। कहानी की शुरुआत से पूर्व हम इसके प्रमुख पात्रों के विषय में आपको बताएंगे। इसके प्रमुख पात्र हैं जीवानंद, मथुरा, बद्री प्रधान। ये जितने भी नाम हैं ये कुमाऊं के ठेठ आंचलिकता से जुड़े हुए हैं। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों के गांव में हम जाएं तो वहाँ हमें आज भी इस तरीके के नाम और जो ग्रामीण क्षेत्रों में पद से जुड़े हुए होते हैं, जैसे बद्री है और वो प्रधान है तो उसका नाम रख दिया गया है बद्री प्रधान। दूसरी ओर कुछ पात्र हैं जो हलवाहा यानी एक विशेष प्रकार के कार्य से जुड़े हुए हैं। पुश्तैनी हलवाहा है पदम सिंह जीवानंद का। दूसरी ओर जो बद्री प्रधान है उसका हलवाहा है प्रेमुआ। प्रेमुआ शायद उसका नाम प्रेम हो या कुछ और हो, लेकिन कहानी में उसे पिरुमुआ बोला गया है। और एक दूसरा पात्र है जिसे जमनिया बोला गया है। ये दोनों ही हलवाहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ हलवाहा का मतलब क्या होता है। हलवाहा का मतलब होता है हल चलाने वाला। दरअसल कुमाऊं क्षेत्र में जो ब्राह्मण जातियाँ होती हैं वह स्वयं हल चलाने का कार्य नहीं करती हैं और यह कार्य जो उनसे निचले वर्ग में आते हैं उन्हें दे दिया जाता है। तो पारंपरिक रूप से यह काम जिनके द्वारा किया जाता था उन्हें हलवाहा कहा जाता था और यह काम परंपरागत रूप से वही करते थे। लेकिन समय के साथ साथ औद्योगिकरण के आ जाने से और कार्य क्षेत्र के बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि जीवानंद एक दिन स्वयं हलवाहा बन जाता है। यह कहानी उसी पर लिखी गई है। कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है कि जो जीवानंद है उसका एक खेत है जो नदी के किनारे के आसपास है और बातों से ऐसा लगता है कि बद्री प्रधान जो है वो उस खेत को हथियाना चाहता है। इसके लिए वो बार बार को यह कहता है कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम गांव में क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से बाहर टनकपुर या कहीं प्लेन्स की ओर चले जाना चाहिए और वहाँ पर अच्छे से रहना चाहिए। तो जीवानंद नहीं चाहता है कि ये सब कुछ हो। वह दिन भर देखता है जितने भी लोग उससे मिलते हैं हर कोई उसे पुश्तैनी गांव को छोड़कर जाने की सलाह दे रहा होता है। जीवानंद संदेह में ही रहता है। उसका संदेह एक दूसरा व्यक्ति होता है मथुरा, वह भी आकर उसे बतियाता है, बातचीत करता है और साथ साथ में उसको यही एडवाइस देता है कि इस गांव में अब क्या रखा है, तुम्हें यहाँ से कहीं प्रदेश में चले जाना चाहिए जहाँ रोजगार के बेहतर विकल्प मौजूद हों। तो इस तरह वो चाहता है कि वो संशय में पड़ जाता है, जाऊं या ना जाऊं। दूसरी ओर जो बद्री प्रधान होता है वो काफ़ी अच्छी स्थिति वाला होता है। उसको ऐसा लगता है कि लेकिन स्थिति तो अच्छी होती है और वो चाहता है कि और ज़्यादा ज़मीन को हथियाया जा सके और कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि जीवानंद की उस ज़मीन पर भी होती है। उसे ऐसा लगता है कि जीवानंद पलायन करके चला जाएगा तो उसकी ज़मीन को वह हथिया लेगा, लेकिन इस पे उसे कामयाबी नहीं मिल पाती है और अंत में क्या होता है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। कभी कभी जीवानंद को लगता है कि वे लोग सच ही उसके हित की बात कर रहे हैं। इन दिनों मथुरा अक्सर उसके पास आकर बैठने लगा था। उसकी बातों का सूत्र कहीं से भी प्रारंभ हो पर अंत निश्चय रूप से नदी किनारे के उस खेत को लेकर होता था। यह मायाजाल छोड़ो, तुम देहरी से बाहर पैर निकालने में डरते हो, वरना तुम जैसा आदमी जहाँ जाएगा मिट्टी को सोना कर देगा। वह आत्मीय भाव से कहता और देर तक जीवानंद की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके मुंह की ओर देखता रहता। जीवानंद का मन सचमुच कभी कभी डगमगाने लगता। ठीक कह रहे हो मथुरा,
कहकर वह उसे आश्वासन देने का प्रयत्न करता, लेकिन दोनों ही इसे अंतिम निर्णय मानने के लिए तैयार न थे। मथुरा उन लोगों में से था जो गली के लावारिस कुत्तों की तरह दिन भर इधर उधर डोलकर अपना पेट पाल लेते हैं और कभी कभार किसी ठिकाने पर अच्छे भोजन की गंध पाकर वहाँ मंडराने लगते हैं। आजकल वह बद्री प्रधान के आगे पीछे फिरने लगा था। जीवानंद को संदेह होता कि मथुरा का इस प्रकार जब तब आकर बतियाना निरुद्देश्य नहीं है। बद्री प्रधान कहीं कहीं इसकी जड़ में होंगे, शायद यह सच हो। स्वयं बद्री प्रधान ने उस दिन बड़े अपनेपन से कहा था, जब से तुम्हारे पिता गुजरे हैं अब गांव में किसी से बोलने बतियाने को मन नहीं करता। देह में ताकत होती और तुम्हारी तरह 4 अक्षर पढ़ा लिखा होता तो इस खेती बाड़ी की माया छोड़कर परदेश में कहीं और कोई रोजगार खोज लेता। मिट्टी के साथ जिंदगी मिट्टी हो गई। रात दिन हाय हाय करो फिर भी पूरा नहीं होता। जो बद्री प्रधान थे उनके वो किसान थे। कुछ ज़मीन अधिया बटाई में और कुछ खुद काश्त करवाते। बखत बेफकत ज़रूरतमंदों को 4 पैसे सूद पर देकर रेहन गिरवी के द्वारा उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद में अच्छी वृद्धि कर ली। जीवानंद को उनकी बातों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। आप भी कैसी बात करते हैं काका? हंसकर उसने जैसे अविश्वास प्रकट किया हो। बद्री लाठी को एक ओर रखकर खेत की मीड़ पर बैठ गया। अपनी बात को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने अपनी वजनी शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कौन बज्जात गलत कह रहा है? कौन बज्जात गलत कह रहा है जीवन? अब हमारी औकात खेती कराने की नहीं रह गई। अरे वह बाप दादाओं का ज़माना था। हलवाहे तेली ढोली बड़ई लोहार सबको खाने कमाने को ज़मीन दे रखी थी। लोग भले थे, एहसान मानते थे। हलवाहे बखत पर खेत जोत जाते, काम काज के मौके पर ढोली अपना फ़र्ज समझकर बाजा लेकर आता, बड़े लोहार अपने अपने बखत पर काम आते। आज तो सब भूमिधर हो गए हैं। कौन किसकी सुनता है, किसको मानता है? बद्री प्रधान 60-65 के ऊपर के रहे होंगे। अच्छा गठीला बदन था, लेकिन अपनी बातों के आवेश में जैसे किसी काल्पनिक शत्रु से लड़ते लड़ते पस्त हो गए हों। हाथ से दोनों ओर होकर उन्होंने लाठी संभाली और उसे थामकर बैठे रहे, जैसे इस अतिरिक्त सहारे की उन्हें ज़रूरत पड़ गई हो। अब तुम ही बताओ। कहने को पिरुम्बा और जमनिया का परिवार हमारी हलवाही करता है, पर इनके भरोसे मेरी खेती चलेगी? जिस दिन सड़क के ठेकेदारों ने काम नहीं दिया उस दिन इन्हें हल बैल की सुध आ जाती है, वरना खेत बंजर पड़ा रहे, बेहन उजड़ रहा हो, इन्हें कोई गम नहीं। ठेकेदार और ओवरशियर को की तरह अंधाधुंध पैसा हमारे पास तो नहीं है। न हम उतनी मजदूरी देंगे और न ये अपने बाप दादाओं की तरह एहसान मान कर आएंगे। इस वास्तविकता से जीवानंद अनजान भी नहीं था, लेकिन बद्री प्रधान की सामर्थ्य से भी वह अपरिचित नहीं था। साधनहीन पट्टेदारों के साथ यह समस्या आजकल प्रमुख हो गई थी और शायद इसी कारण बद्री प्रधान ने स्थायी रूप से 2 नौकर रख लिए थे, जो ढोरों की रखवाली से लेकर मौका पड़ने पर हलवाही तक का काम कर देते थे। यूं भी शादी ब्याह गम खुशी में गांव में जवानों की जरूरत लोगों को उन्हीं का भरोसा रहता था, इसीलिए एकाएक उनकी बात न रखने का साहस किसी में नहीं था। तुमने वह सिमार वाला खेत किसी को बटाई पर दे दिया है क्या? सिमार वाला मतलब वह ज़मीन जो पानी के आसपास हो, उन्होंने उठते हुए पूछा। नहीं। हाँ, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, उन्होंने टिप्पणी की और जीवानंद को लगा जैसे वे कुछ आश्वस्त हो गए हों। नई सड़क का निर्माण बड़ी तेज़ी से चल रहा था। ठेकेदार के आदमी आसपास के गांव में घूम घूम कर मजदूर इकट्ठा करते। खेती पाती के मौसम में खेतीहर लोग अपने ही कामों में व्यस्त थे, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पहले दूसरों की खेती पर मजदूरी मिल जाती थी, अब वे अधिक नगदी के लालच में ठेकेदारों के साथ जाने लगे। वहाँ सभी के लिए काम था, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, सभी के लिए।
जीवानंद का पुश्तैनी हलवाहा पदम भी उन्हीं लोगों में था। रोज ही जीवानंद रात को जाकर उससे सुबह खेत पर आने की बात तय करता, और हर रोज जब दोपहर तक इंतजाम करने पर भी पदम न पहुंचता तो जीवानंद खिसिया कर रह जाता। अब पहले जैसी बात तो थी नहीं कि टीले पर खड़े होकर जीवानंद दोनों हथेलियों के बीच मुंह देकर ऊंचे स्वर में पुकारे, पदम, ओ पदम, और पहली ही आवाज में आया मालिक कहकर कहता हुआ पदम हाजिर हो जाए। रात में जीवानंद अपने आक्रोश को दबाकर फिर पदम के घर पहुंचा और उसके न आने की बात पर उल्हाना देता तो हर रोज पदम के पास एक न एक बहाना तैयार मिल जाता। जीवानंद को लगता कि इधर सीधे साधा पदम जो है कुछ दिनों से मस्खरा हो गया है, वरना जिस तरह मुस्कुराकर उसने उस दिन साली के पेट में दर्द उठने की बात कही थी, वह बात पहले कभी पदम कह लेता। पदम का यह बहाना ही नहीं, साथ ही कोठरी के अंदर से किसी के खिस हंसने की आवाज़ जीवानंद को बहुत अंदर तक भेद गई। कभी कभी जीवानंद का मन होता कि वह सड़क पर जाकर ही पदम को रंगे हाथों पकड़ ले और जलील करे, किंतु सहसा कोठरी के भीतर से आई वह हंसने की आवाज़ पदम को रोक देती और उस हास्यास्पद स्थिति की कल्पना करके वह सिहर उठता। किशन की दुकान पर उस दिन अचानक जीवानंद की भेंट ठेकेदार से हुई। ठेकेदार का नाम था मुंशी कमल सिंह। उसे कमल सिंह का व्यवहार बहुत आत्मीयतापूर्ण लगा। इस आत्मीयता का रहस्य जब उसे स्पष्ट हुआ तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ठेकेदार जी ने टनकपुर में भी एक बड़ा काम हाथ में लेने वाले हैं। आपको वहीं अपने साथ ले चलने का उनका विचार है। उसने उत्साह से जीवानंद को सूचित किया, लेकिन जीवानंद के चेहरे पर फैली हुई कौतूहल के भाव को शायद वह ताड़ गया। आपके बद्री चाचा ने ही परसों उनसे बात की थी, शायद आपको बताया हो, उसने स्पष्ट किया। दुकान में अगल बगल बैठे हुए 4-5 युवकों ने भी यह बात सुन ली थी। वे लोग जीवानंद के सौभाग्य की चर्चा कर रहे थे। एक युवक ने तो अतिरिक्त उत्साह में कमल सिंह को सुनाकर अपने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट कर दी। जीवानंद ने कमल सिंह की बात का कोई विरोध उस समय नहीं किया, लेकिन उसे बद्री प्रधान के व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। इस तरह की नौकरी को लेकर कोई बात उसने कभी की ही नहीं थी। क्या एक सहज हितैषी के रूप में उन्होंने ठेकेदार से इस प्रसंग पर बात की होगी, वह सोचने लगा। दुकान से लौटते हुए न जाने कहाँ से डोलता हुआ मथुरा भी उसके साथ हो लिया। बोला, यार जिब्दा, कहीं से कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाता तो किशन सिंह की तरह एक दुकान खोल लेता। खूब पैसा पीट रहा है आजकल। मथुरा ने हवा महल बनाने शुरू कर दिए। सवाल तो पैसों का ही है मथुरा। जीवानंद ने उसे यथार्थ की ओर खींचने की कोशिश की। यह तो हम जैसों के लिए है। तुम चाहो तो आज जुगाड़ कर सकते हो। अकेले सिमार वाले खेत के लिए ही बद्री प्रधान मन मांगा दाम गिन रहे हैं। उसने चारा फेंका। अचानक ही जैसे पूरा षड्यंत्र जीवानंद के सामने स्पष्ट हो गया हो। वह उत्तेजित हो उठा। मथुरा, तुम कान खोल कर सुन लो, मैं एक बित्ता जमीन भी बद्री प्रधान को नहीं दूंगा, भले ही वह सोने की भाव लेना चाहे। इस तरह दोनों के बीच में एक बहस होती है और मथुरा अपने आप को तटस्थ बताने की कोशिश करता है। जीवानंद को जो आवेग, जो उत्तेजना हुई थी अचानक से, जब वह वास्तविक मतलब उस गुस्से से जब थोड़ा बाहर निकल के आता है तो थोड़ा सा शांत हो जाता है और चुप हो जाता है। लेकिन उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठा के मथुरा फिर बोलना शुरू करता है। कहता है, तब क्या खेतों को बंजर रखोगे? मतलब तुम्हारा हलवाहा तो मिल नहीं रहा है। देख रहा हूँ आज 10 दिन से हलवाहे के पीछे परेशान हो। भैया, कोई दूसरी जात का आदमी होता तो खुद ही जोत बो लेता, लेकिन हम लोगों के लिए तो इसका भी निषेध है। बिरादरी वाले लोग जात पात से बाहर कर देंगे। बाल बच्चे वाले आदमी को रोटी बेटी दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। इतना पैसा पास में नहीं कि मजदूरी पर हलवाहा ले आओ। तब क्या चाह रहा है? मथुरा की बातें उसे चल लगी। क्या उत्तर देता? बेचारा निरुत्तर होकर चुपचाप घर की ओर चल दिया।
लेकिन ये सारी बातें उसको बहुत अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही थी। अब जीवानंद ने ऐसा क्या किया और किन परिस्थितियों में किया, उसकी रोचकता को बनाए रखेंगे हम दूसरे भाग में। तो आप दूसरे भाग से भी जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।